हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एलिजाबेथन ड्रामा को डिस्कस करने वाले हैं। हम इस वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम एलिजाबेथन पोइट्री को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारे पास दो टर्म्स हैं, एलिजाबेथन और ड्रामा। सबसे पहले हम एलिजाबेथन को समझते हैं। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट 17 नवंबर 1558 में इंग्लैंड की क्वीन बनी और 24 मार्च 1603 तक उन्होंने इंग्लैंड पर राज किया। तो ये जो टाइम पीरियड था क्वीन एलिजाबेथ का इंग्लैंड में 1558 से लेकर 1603 तक का, इसी टाइम पीरियड को एलिजाबेथन एज के नाम से जाना जाता है और ये इंग्लिश लिटरेचर की गोल्डन एज मानी जाती है। अब समझते हैं कि ड्रामा क्या है। ड्रामा इमेजिनेशन पर बेस्ड एक स्टोरी होती है। ड्रामा एक काल्पनिक कहानी होती है जिसे स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। इसमें डायलॉग्स होते हैं, स्पीचेस होती हैं, कॉस्ट्यूम्स होती हैं, एक्शन होता है। ड्रामा परफॉर्म करने के पर्पस से ही लिखे जाते हैं। अब देखते हैं ड्रामा की हिस्ट्री। देखिए गाइस, 5th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक जो ड्रामास परफॉर्म हुए उन्हें मेडिवल ड्रामास कहा जाता है। 5th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक जो ड्रामास परफॉर्म किए गए वो रिलीजियस होते थे, धार्मिक होते थे और ये ड्रामास मोस्टली चर्च में परफॉर्म किए जाते थे। मेडिवल ड्रामा में 3 किस्म के 3 टाइप्स के ड्रामास परफॉर्म किए जाते थे और वो 3 ड्रामास हैं मिरेकल प्लेस, मोरालिटी प्लेस और मिस्ट्री प्लेस। मिरेकल प्लेस उन ड्रामास को बोलते हैं जो किसी सेंट यानी कि संत की लाइफ पर बेस्ड होते थे। इन ड्रामास में सेंट की लाइफ को दिखाया जाता था ताकि लोग इससे सीख ले सकें। ये मिरेकल प्लेस टाउन फेस्टिवल्स में, त्योहारों में परफॉर्म किए जाते थे। मोरालिटी प्लेस वो ड्रामास होते थे जिसमें ऑडियंस को मोरल दिया जाता था, सही और गलत के बीच में फ़र्क बताया जाता था। इन ड्रामास में बाइबल की स्टोरीज से हेल्प लेकर लोगों को सही और गलत, अच्छी और बुरी चीज़ों में फ़र्क समझाया जाता था, लोगों को मोरल दिया जाता था। मिस्ट्री प्लेस में बाइबल की स्टोरीज़ के ऊपर परफॉर्मेंस होती थी, जैसे कि दुनिया कैसे बनी, लास्ट जजमेंट डे। तो इस टाइप की स्टोरीज़ मिस्ट्री प्लेस में परफॉर्म की जाती थी। तो ये सारे मेडिवल ड्रामास रिलीजन पर बेस्ड होते थे। ये ड्रामास गॉड के ऊपर होते थे। इसमें लाइफ की गाइडेंस दी जाती थी लोगों को। फिर 15th सेंचुरी में रेनेसा आया। रेनेसा एक ऐसा मोमेंट था जिसमें लोगों ने क्लासिकल वर्क्स को सीरियसली पढ़ा। गाइस, रेनेसा वर्ड का मीनिंग होता है रीबर्थ। तो इस रेनेसा में क्लासिकल वर्क्स के लिए लोगों के इंटरेस्ट का रीबर्थ हुआ। लोगों को क्लासिकल वर्क्स पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा। राइटर्स ने क्लासिकल वर्क्स को स्टडी किया और उससे बहुत कुछ सीखा। इनफैक्ट स्कूल मास्टर्स ने भी क्लासिकल वर्क्स से बहुत कुछ सीखा। रेनेसा में लोग इन क्लासिकल वर्क्स को स्टडी करने की वजह से बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए। हर फील्ड्स में डेवलपमेंट्स हो रहे थे, लोग मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे थे। तो जब हर फील्ड्स में डेवलपमेंट्स हो रहे थे, चेंजेस आ रहे थे, तो ड्रामास में भी चेंजेस आए। अब बदलाव ये आया कि थिएटर में रिलीजियस थीम्स हट रही थी ड्रामा से। अब उन ड्रामास को परफॉर्म किया जाने लगा जो रिलीजियस नहीं होते थे, बल्कि लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब के होते थे। लोग यही तो चाहते थे कि ऐसे ड्रामास परफॉर्म किए जाएं जिसे वो एंजॉय कर सकें, जिसे देखकर वो हंस सकें, जिसमें ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को दिखाया जाए, जिसमें आम आदमी के बारे में दिखाया जाए। इंग्लैंड में रेनेसा जब सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पर था तब एलिजाबेथन एज ही चल रही थी इंग्लैंड में। क्वीन एलिजाबेथ का ही राज था तब। एलिजाबेथन एज में ही रेनेसा अपने पीक पर था। तो रेनेसा की वजह से एलिजाबेथन एज में जो ड्रामास परफॉर्म हो रहे थे वो मैन के ऊपर थे। मैन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ड्रामास परफॉर्म होने लगे थे। अब रिलीजन की जगह मैन को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी थी ड्रामास में। हमने ड्रामा की हिस्ट्री को समझ लिया है। अब देखते हैं एलिजाबेथन ड्रामा क्या है। एलिजाबेथन एज में जो ड्रामास परफॉर्म किए गए उन्हें एलिजाबेथन ड्रामा कहा जाता है। अब देखते हैं कि एलिजाबेथन एज में ड्रामा के कौन कौन से फॉर्म्स पॉपुलर थे। देखिए गाइस, ड्रामा के कई सारे टाइप्स होते हैं। एलिजाबेथन एज में ड्रामा के 3 टाइप्स थे। ड्रामा के 3 फॉर्म्स थे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, बहुत ज़्यादा डेवलप हुए। पहला ट्रेजेडी। ट्रेजेडी ऐसा प्ले होता है, ऐसा ड्रामा होता है जिसमें मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है। उसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। ऐसे ड्रामा में मेन कैरेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है, जिस कमी की वजह से मेन कैरेक्टर का डाउनफॉल हो जाता है, पतन हो जाता है, मेन कैरेक्टर की डेथ हो जाती है या और कुछ बुरा हो जाता है। ट्रेजेडी में हमेशा सैड एंडिंग होती है।
सेकेंड टाइप ड्रामा का जो एलिजाबेथन एज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था वो था कॉमेडी। कॉमेडी का मेन पर्पस लोगों को हंसाना होता था। इसमें हमेशा हैप्पी एंडिंग होती थी। तीसरा है हिस्ट्री प्ले। ये ड्रामा हिस्टोरिकल इवेंट्स पर यानी कि ऐतिहासिक घटनाओं पर बेस्ड होते थे। तो ये 3 टाइप्स थे ड्रामा के जो एलिजाबेथन एज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। अब बात करते हैं एलिजाबेथन ड्रामास की। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि रेनेसा में लोगों ने, राइटर्स ने, स्कूल मास्टर्स ने क्लासिकल राइटिंग की स्टडी से बहुत कुछ सीखा था। उस टाइम के एक स्कूल मास्टर थे जिनका नाम निकोलस यूडाल था। इन्होंने भी क्लासिकल राइटिंग से काफ़ी कुछ सीखा और इन्होंने अपने स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस स्टार्ट करवाई। स्टूडेंट्स क्लासिकल कॉमेडीज़ को परफॉर्म करते थे। इन्होंने खुद भी 1551 से 1553 के बीच एक कॉमेडी लिखी थी जिसका नाम था रॉल्फ रोइस्टर डोइस्टर। ये पहली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई कॉमेडी मानी जाती है। ये पहली इंग्लिश कॉमेडी थी। देखिए गाइस, ये कॉमेडी एलिजाबेथन एज से पहले लिखी गई थी, लेकिन मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया क्योंकि ये पहली इंग्लिश कॉमेडी है। एक और कॉमेडी है गैमर गर्टन्स निडल, जिसे जॉन स्टिल और विलियम स्टीवनसन ने लिखा था। थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविल ने एक ट्रेजेडी लिखी थी जिसका नाम था गॉर्बोडॉक। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, फेरिक्स एंड पोरेक्स। ये ट्रेजेडी 1561 में परफॉर्म की गई थी और इसे फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी माना जाता है। थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविल ने मिलकर क्वीन एलिजाबेथ के सामने इस ट्रेजेडी को 1561 में परफॉर्म करवाया था। इस ट्रेजेडी से 20th सेंचुरी के ड्रामेटिस्ट को बहुत कुछ सीखने को मिला था। 1560 से 1581 तक 10 सेनिकन ट्रेजेडीज़ को ट्रांसलेट किया गया। सेनिकन ट्रेजेडीज़ बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर में थी, बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में थी। ये ट्रेजेडी कॉमेडी तो आ गई, अब एंट्री होती है यूनिवर्सिटी विट्स की। अब ये यूनिवर्सिटी विट्स क्या है गाइस? यूनिवर्सिटी विट्स एक फ्रेज़ है जो कि 16th सेंचुरी के इंग्लैंड के ड्रामेटिस्ट के ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया। यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर, इस ग्रुप के अंदर क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील और थॉमस किड आते हैं। ये 7 ड्रामेटिस्ट आते हैं यूनिवर्सिटी विट्स में। इन 7 ड्रामेटिस्ट को यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। इसमें से क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश, इन तीनों ने अपना ग्रेजुएशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया था। ये लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास आउट थे, जबकि जॉन लिली, थॉमस लॉज और जॉर्ज पील ये तीनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट थे। जबकि थॉमस किड ये इन दोनों ही यूनिवर्सिटी में से किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं थे, तब भी इनको इस ग्रुप में शामिल किया जाता है। गाइस, ये एलिजाबेथन एज के कुछ प्रोफेशनल ड्रामेटिस्ट थे। इन्होंने ड्रामा में बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए। इन 7 ड्रामेटिस्ट ने ड्रामा के लैंग्वेज और स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया। इन्होंने ड्रामा की क्वालिटी को बढ़ा दिया। देखिए गाइस, 19th सेंचुरी में जाकर जॉर्ज सेंट्सबरी ने इस टर्म को यूनिवर्सिटी विट्स को कॉइन आउट किया। तो हम कह सकते हैं कि इनके टाइम में, इन 7 ड्रामेटिस्ट के टाइम में ऐसा कोई टर्म था ही नहीं यूनिवर्सिटी विट्स का। इन 7 को पता ही नहीं होगा कि हम यूनिवर्सिटी विट्स हैं। इन 7 ने बहुत फेमस ड्रामास लिखे। इन 7 की ड्रामास से शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ली, बहुत कुछ सीखा। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इन 7 के ड्रामास ने शेक्सपियर के ड्रामास के लिए एक बेस की तरह काम किया। इन 7 ड्रामेटिस्ट ने, इन यूनिवर्सिटी विट्स ने शेक्सपियर के ड्रामास के लिए एक रास्ता तैयार किया। शेक्सपियर ने इनके ड्रामास से इंस्पायर होकर, इनके ड्रामास से आइडियाज़ लेकर बहुत सारे ड्रामास लिखे। क्रिस्टोफर मार्लो ड्रामेटिस्ट होने के साथ साथ पोइट और ट्रांसलेटर भी थे। क्रिस्टोफर मार्लो इन 7 में से सबसे ज़्यादा फेमस ड्रामेटिस्ट थे। क्रिस्टोफर मार्लो को सेंट्रल सन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। ये ट्रेजेडी लिखना ज़्यादा पसंद करते थे। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी भी कहा जाता है। ये ब्लैंक वर्स टेक्निक को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यूज़ करते थे। यूँ कह सकते हैं कि ये चैम्पियन थे ब्लैंक वर्स को यूज़ करने में। ब्लैंक वर्स वो होता है जिसमें पोइटिक लाइन के अंदर मीटर को यूज़ किया जाता है लेकिन राइमिंग नहीं होती है, तो उसे ही ब्लैंक वर्स कहते हैं। इनके ड्रामास से शेक्सपियर ने बहुत कुछ सीखा। ऐसा कह सकते हैं कि अगर मार्लो ना होते तो शेक्सपियर इतने फेमस नहीं होते। क्रिस्टोफर मार्लो ही वो पहले ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने रिलीजन से हटकर मैन को इम्पोर्टेंस दी ड्रामास में। मार्लो शेक्सपियर से सिर्फ 2 महीने बड़े थे। एक थिएट्रिकल कंपनी थी जिसका नाम था लॉर्ड एडमायरल्स मेन। क्रिस्टोफर मार्लो इसी कंपनी के लिए काम करते थे। क्रिस्टोफर मार्लो जो प्लेस लिखते थे, जो ड्रामास लिखते थे, उन ड्रामास को यही कंपनी थिएटर में परफॉर्म करवाती थी।
मार्लो का पहला ग्रेट ड्रामा था टम्बरलेन द ग्रेट, जो कि पहली बार 1587 में परफॉर्म किया गया था। द ज्यू ऑफ माल्टा भी इनका बहुत ही फेमस ड्रामा है, जो कि पहली बार 1590 में परफॉर्म किया गया था। ये एक रिवेंज ट्रेजेडी थी। द ज्यू ऑफ माल्टा से इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने द मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा। डॉक्टर फॉस्टस इनकी ट्रेजेडी थी, जो कि 1592 में पहली बार परफॉर्म की गई थी। एडवर्ड सेकेंड इनका हिस्ट्री प्ले था, जो कि पहली बार 1592 में परफॉर्म किया गया था। एडवर्ड सेकेंड इनका मास्टरपीस था। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी विट्स में है रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन प्रोज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। रॉबर्ट ग्रीन के फेमस प्लेस हैं अल्फोंसस किंग ऑफ एरागन 1599, जो कि अराउंड 1590 में लिखा गया था। द हिस्ट्री ऑफ ऑरलैंडो फ्यूरियोसो 1594, जो कि पहली बार 1592 में परफॉर्म किया गया था। फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे, ये एक कॉमेडी है जो कि 1594 में पब्लिश हुई थी। अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड, ये भी एक ड्रामा है जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने थॉमस लॉज के साथ मिलकर लिखा था। द स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स द फोर्थ, ये भी एक ड्रामा था। तो ये सारे फेमस ड्रामास थे रॉबर्ट ग्रीन के। गाइस, ये यूनिवर्सिटी विट्स तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, लेकिन शेक्सपियर किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद भी शेक्सपियर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे थे, ऊंचाइयों को छू रहे थे। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन को शेक्सपियर से यूं कह सकते हैं कि जलन हो रही थी। शेक्सपियर जो कि यूनिवर्सिटी से पढ़ा भी नहीं है, वो हमसे आगे कैसे जा रहा है। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन ने अपने एक वर्क में शेक्सपियर के ऊपर अटैक किया है, शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया है, बुरा भला कहा है। रॉबर्ट ग्रीन ने अपने एक पैम्पलेट ग्रीन ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट में शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो कहा था, यानी कि एक ऐसा कौवा जिसने अभी अभी अपना करियर शुरू किया है। ग्रीन ने अपने फेलो राइटर्स क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नैश, जॉर्ज पील, इनको अपने इस पैम्पलेट के जरिए बता दिया कि देखो, उस नौसिखिए कौवे को देखो जो हमारे पंख लगाकर उड़ रहा है। ये शेक्सपियर के लिए कहा था रॉबर्ट ग्रीन ने। गाइस, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश ने उस टाइम पर पैम्पलेट लिखना शुरू किया था, जिसमें वो लोग बहुत ही खतरनाक कंट्रोवर्शियल लैंग्वेज को यूज़ करते थे, जिस तरह आज जर्नलिज्म में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है थॉमस नैश। गाइस, थॉमस नैश ड्रामेटिस्ट होने के साथ साथ एक पोइट और सटायरिस्ट भी थे। ये मिनिस्टर विलियम नैश के बेटे थे। ये जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो ये बहुत ही सीरियस स्टूडेंट थे। इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। ये एक नॉवल थी जो कि 1594 में पब्लिश हुई थी। इनका फेमस ड्रामा है समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, जिसे पहली बार 1592 में परफॉर्म किया गया था। इन्हें इनके लिखे हुए पैम्पलेट्स के लिए जाना जाता है। इन्होंने रॉबर्ट ग्रीन के साथ मिलकर भी काम किया। नेक्स्ट है जॉन लिली। जॉन लिली से बाकी के 6 यूनिवर्सिटी विट्स ने बहुत कुछ सीखा। जॉन लिली तब के फेमस ड्रामेटिस्ट थे जब इन 6 ड्रामेटिस्ट का करियर स्टार्ट तक नहीं हुआ था। जॉन लिली अपने लिखी हुई बुक यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये बुक 1578 में पब्लिश हुई थी। जॉन लिली ने 6 बहुत ही फेमस कॉमेडीज़ लिखी। कैंपास पे जो कि 1584 में पब्लिश हुई थी, सैफो एंड फाओ जो कि 1584 में पब्लिश हुई थी, एंडिमियन जो कि 1591 में पब्लिश हुई थी, गैलेथिया जो कि 1592 में पब्लिश हुई थी, माइदस जो कि 1592 में पब्लिश हुई थी, एंड मदर बॉम्बे जो कि 1594 में पब्लिश हुई थी। 1584 से 1592 के बीच जॉन लिली सबसे ज़्यादा फेमस ड्रामेटिस्ट थे। जॉन लिली शेक्सपियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। जॉन लिली से शेक्सपियर ने बहुत कुछ सीखा। शेक्सपियर ने अपने प्ले ट्वेल्थ नाइट और मच अडो अबाउट नथिंग में जॉन लिली से काफ़ी कुछ लिया। इन दोनों प्लेज में शेक्सपियर ने जॉन लिली के बहुत सारे एलिमेंट्स को यूज़ किया। विलियम शेक्सपियर ने अपनी रोमांटिक कॉमेडीज़ जॉन लिली से सीखकर ही लिखी। जॉन लिली के ड्रामा लव मेटामॉर्फोसिस से सीखकर शेक्सपियर ने लव्स लेबर्स लॉस्ट लिखा। जॉन लिली के गैलेथिया से इंस्पायर होकर अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम लिखा। रॉबर्ट ग्रीन भी जॉन लिली को कॉपी करते थे। शुरू के कुछ साल तो जॉन लिली बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन कुछ टाइम बाद एक ऐसा टाइम आया जब लिली का करियर फ्लॉप होने लगा। यानी कि जब थॉमस किड, शेक्सपियर और मार्लो जब बहुत ज़्यादा सक्सेस की तरफ बढ़ रहे थे, तब जॉन लिली का करियर फ्लॉप हो रहा था। जॉन लिली की डेथ गरीबी में हुई थी। इनकी डेथ कर्जे की हालत में हुई थी। नेक्स्ट है थॉमस लॉज। थॉमस लॉज अपने वर्क रोजालैंड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। थॉमस लॉज ने जॉन लिली से इंस्पायर होकर अपना ये वर्क रोजालैंड लिखा था, जो कि 1590 में पब्लिश हुआ। और थॉमस लॉज के इसी वर्क से इंस्पिरेशन लेकर शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट लिखा था। थॉमस लॉज ने बहुत ही ज़्यादा ड्रामास नहीं लिखे, लेकिन इन्होंने रॉबर्ट ग्रीन के साथ मिलकर एक ड्रामा लिखा था जिसका नाम था अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड। नेक्स्ट है जॉर्ज पील। जॉर्ज पील का एक बहुत ही फेमस प्ले है एडवर्ड फर्स्ट। शेक्सपियर ने जॉर्ज पील के साथ मिलकर एक प्ले लिखा था टाइटस एंड्रोनिकस।
शेक्सपियर ने एक्चुअली जॉर्ज पील से हेल्प ली थी इस प्ले को लिखने के लिए, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस प्ले का सिर्फ फर्स्ट सीन जॉर्ज पील ने लिखा था, बाकी पूरा प्ले शेक्सपियर ने ही लिखा था। इनके फेमस प्लेस हैं अरेंजमेंट ऑफ पेरिस जो कि पहली बार 1584 में पब्लिश हुआ था, द बैटल ऑफ अल्काजा जो कि 1594 में पब्लिश हुआ था, ओल्ड वाइफ्स टेल जो कि 1595 में पहली बार प्रिंट हुआ था, लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बेथसाबे जो कि 1595 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिवर्सिटी विट्स है थॉमस किड। थॉमस किड अपनी एक रिवेंज ट्रेजेडी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है जिसका नाम है द स्पेनिश ट्रेजेडी। इस ट्रेजेडी को पहली बार 1587 में परफॉर्म किया गया था। इस ट्रेजेडी से शेक्सपियर ने आइडिया लेकर इंस्पायर होकर एक ट्रेजेडी लिखी थी हैमलेट। तो ये थे यूनिवर्सिटी विट्स जिन्होंने एलिजाबेथन एज में बहुत ही गजब के फेमस ड्रामाज लिखे, जिन ड्रामाज से इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने कई सारे ड्रामाज लिखे। इन यूनिवर्सिटी विट्स ने एलिजाबेथन एज में ड्रामाज को कमर्शियली सक्सेसफुल कर दिया और खूब पैसे कमाए। इन्होंने ड्रामा को मॉडर्नाइज करने का काम किया। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर। गाइस, विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश ड्रामेटिस्ट होने के साथ साथ एक गजब के पोइट और एक्टर भी थे। एलिजाबेथन एज के बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट हैं विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर को कहीं कहीं फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी माना जाता है। शेक्सपियर कॉपी करने में एक्सपर्ट थे। शेक्सपियर दूसरे राइटर्स के वर्क्स को कॉपी करके दूसरे वर्क से आइडियाज़ लेकर अपने वर्क्स को लिखते थे। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को अपने पैम्पलेट ग्रीन्स ग्रोथ वर्थ ऑफ विट में क्रिटिसाइज किया। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को कहा कि ये नौसिखिया कौवा, इसने अभी अभी अपना करियर शुरू किया है और ये हमारे पंख लगाकर उड़ रहा है, हमारे वर्क्स को कॉपी करके उड़ रहा है। रॉबर्ट ग्रीन ने इसी वर्क में शेक्सपियर के लिए एक फ्रेज यूज़ किया था, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। इस फ्रेज का मतलब ये है कि ऐसा इंसान जिसे काफ़ी सारी स्किल्स आती हों लेकिन वो किसी भी स्किल में एक्सपर्ट ना हो। तो ये फ्रेज रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर के लिए यूज़ किया। शेक्सपियर किसी न किसी वर्क से आइडिया लेकर उसे कॉपी करके अपने वर्क्स लिखते थे। शेक्सपियर ने क्लासिकल राइटिंग से, यूनिवर्सिटी विट्स के वर्क से और भी कई सोर्सेज से आइडिया लेकर अपने वर्क्स लिखे। शेक्सपियर ने 38 ड्रामाज लिखे, 154 सोनेट्स लिखे और 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखी। शेक्सपियर के ड्रामाज दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, पहला कैरेक्टर्स और दूसरा डायलॉग्स। शेक्सपियर के कैरेक्टर्स बहुत ही कमाल के होते थे और डायलॉग्स तो इतने गजब के होते थे कि ऑडियंस को मज़ा ही आ जाता था। बहुत सारे नए नए वर्ड्स और फ्रेजेस इनके ड्रामाज में इन्वेंट हुए। शेक्सपियर के जो सीरियस प्लेस होते थे, जो डार्केस्ट प्लेस होते थे, उसमें ये थोड़े बहुत कॉमिक एलिमेंट्स भी डाल दिया करते थे जिससे बैलेंस बना रहता था। शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडीज़ हैं टाइटस एंड्रोनिकस। ये शेक्सपियर की पहली ट्रेजेडी थी जो कि 1594 में पब्लिश हुई थी। शेक्सपियर ने अपनी ये ट्रेजेडी थॉमस नैश के वर्क क्राइस्ट टीयर्स ओवर जेरूसलम से इंस्पायर होकर लिखा था। सेकेंड फेमस ट्रेजेडी है इनकी रोमियो एंड जूलियट जो कि 1597 में पब्लिश हुई थी। शेक्सपियर ने आर्थर ब्रूक की एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियोस एंड जूलियट से इंस्पायर होकर रोमियो एंड जूलियट लिखी। नेक्स्ट फेमस ट्रेजेडी है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर एक ट्रेजेडी होने के साथ साथ एक हिस्ट्री प्ले भी था जो कि पहली बार 1599 में परफॉर्म किया गया था। जूलियस सीजर को लिखने का आइडिया शेक्सपियर को प्लूटार्क्स लाइफ्स ऑफ द नोबल ग्रीक्स एंड रोमन के इंग्लिश ट्रांसलेशन से आइडिया आया और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन थॉमस नॉर्थ ने 1579 में किया था। नेक्स्ट फेमस ट्रेजेडी है हैमलेट जिसे पहली बार 1600 में परफॉर्म किया गया था। हैमलेट लिखने का आइडिया शेक्सपियर को थॉमस काइट की स्पेनिश ट्रेजेडी से आया था। नेक्स्ट फेमस ट्रेजेडी है ओथेलो जो कि 1622 में पब्लिश हुई थी। ये ट्रेजेडी एक इटालियन स्टोरी अन कैपिटानो मोरो अमोरिश कैप्टन पर बेस्ड है जिसे सिंथियो ने लिखा था और ये शॉर्ट स्टोरी 1565 में पहली बार पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट फेमस ट्रेजेडी है किंग लियर जो कि पहली बार 1606 में परफॉर्म की गई थी। और नेक्स्ट एंड लास्ट फेमस ट्रेजेडी है मैकबेथ जो कि 1623 में पब्लिश हुई थी। शेक्सपियर की फेमस कॉमेडीज़ हैं द कॉमेडी ऑफ एरर्स जो कि 1594 में पहली बार परफॉर्म की गई थी, लव्स लेबर्स लॉस्ट जो कि पहली बार 1597 में परफॉर्म की गई थी, ट्वेल्थ नाइट जो कि 1602 में परफॉर्म की गई थी, अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम जो कि 1605 में परफॉर्म की गई थी, मर्चेंट ऑफ वेनिस जो कि 1605 में परफॉर्म की गई थी, द टेम्पेस्ट जिसे 1611 में परफॉर्म किया गया था, मच अडो अबाउट नथिंग जिसे 1612 में परफॉर्म किया गया था, द टेमिंग ऑफ द श्रीव जो कि 1594 में पब्लिश हुई और एज यू लाइक इट जो कि 1623 में पब्लिश हुई। ये सारी फेमस कॉमेडीज़ हैं विलियम शेक्सपियर की। शेक्सपियर के ये सारे फेमस हिस्ट्री प्लेस हैं, नोट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर जिस थिएटर कंपनी के लिए काम करते थे
उस कंपनी का नाम लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन था। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन वो कंपनी थी जो शेक्सपियर के ड्रामास को परफॉर्म करवाती थी। जब जेम्स फर्स्ट 1603 में इंग्लैंड के किंग बने तो इस कंपनी का नाम चेंज करके किंग्स मेन कर दिया गया। गाइस, जिस थिएटर कंपनी में मार्लो काम करते थे, लॉर्ड एडमायरल्स मेन कंपनी का और लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन कंपनी का आपस में कंपटीशन चलता था। बेन जॉनसन शेक्सपियर के कॉम्पिटिटर थे और साथ ही अच्छे फ्रेंड भी थे। बेन जॉनसन ने शेक्सपियर की तारीफ भी करी थी। एलिजाबेथन एज की अदर फेमस ड्रामेटिस्ट हैं बेन जॉनसन के फेमस प्लेस हैं वॉल्पोने, द अल्केमिस्ट, द साइलेंट वुमेन। ये तीनों ही कॉमेडीज हैं। अदर फेमस ड्रामेटिस्ट हैं थॉमस हेवर्ड, थॉमस मिडल्टन, जॉन वेबस्टर, फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट, जॉन फ्लेचर, जॉर्ज चैपमैन, थॉमस टेकर। अब देखते हैं कि एलिजाबेथन ड्रामे में कौन कौन सी थीम्स होती थी। एंटीसेमिटिज्म यानी कि यहूदियों के लिए भेदभाव, ज्यूज़ के लिए भेदभाव। एलिजाबेथन एज के ड्रामास में ये पॉपुलर थीम थी। एलिजाबेथन ड्रामास में यहूदियों के साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें बुरी तरह रिप्रेजेंट किया जाता था, जैसे कि क्रिस्टोफर मार्लो के द ज्यू ऑफ माल्टा में और शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये थीम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है रिवेंज ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में रिवेंज भी उस टाइम की मेन थीम होती थी, जैसे कि थॉमस किड की द स्पेनिश ट्रेजेडी और शेक्सपियर की हैमलेट में हीरो का मेन पर्पस बदला लेना होता है। नेक्स्ट है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी हमें उस टाइम के ड्रामास में देखने को मिलते थे। ट्रेजेडी में घोस्ट का होना, भूत का होना कॉमन था। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स यानी कि भूत प्रेत टाइप वाली चीज़ें, जादुई टाइप वाली चीज़ें, उसे ही सुपर नेचुरल एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये थीम्स कॉमन थी एलिजाबेथन ड्रामास में। अब देखते हैं एलिजाबेथन ड्रामास में कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ होते थे। असाइड ड्रामा में यूज़ होने वाला एक डिवाइस है। इसमें होता ये है कि सपोज स्टेज पर 4 कैरेक्टर्स होंगे और उन 4 में से कोई एक कैरेक्टर साइड में जाकर ऑडियंस से चुपके से कुछ बोलेगा और वो ऐसे बोलेगा कि सिर्फ ऑडियंस को सुनाई देगा, बाकी के 3 कैरेक्टर्स को कुछ भी नहीं सुनाई देगा। तो असाइड का मतलब यही है कि एक कैरेक्टर साइड में जाकर कुछ बोलेगा जिसे सिर्फ ऑडियंस सुनेगी, बाकी के कैरेक्टर्स उसे नहीं सुनेंगे। तो ये टेक्निक काफ़ी कॉमन थी एलिजाबेथन ड्रामा में, इसे ही बोलते हैं असाइड। नेक्स्ट है सेलेलेक्वी। सेलेलेक्वी ड्रामा में यूज़ होने वाला डिवाइस है। इसमें कैरेक्टर अकेले होगा और वो बहुत ही ज़्यादा लाउड थिंकिंग करेगा, अकेले में सोचेगा, बोलेगा। वो इतनी लाउड थिंकिंग करेगा कि ऑडियंस उसे सुन पाएगी और ऑडियंस को पता चल जाएगा कि कैरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है, कैरेक्टर किस कंडीशन में है। तो इसे ही सेलेलेक्वी कहते हैं। ये डिवाइस एलिजाबेथन ड्रामा में कॉमन था। ब्लैंक वर्ड्स का भी उस टाइम काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ उस टाइम बहुत ज़्यादा कॉमन था। क्रिस्टोफर मार्लो ब्रिलियंट थे ब्लैंक वर्ड्स को यूज़ करने में। गाइस, जब किसी पोइट्री के लाइन में राइम नहीं होती लेकिन मीटर होता है तो उसे ही ब्लैंक वर्ड्स कहते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। उस टाइम राइम्ड कपलेट का भी यूज़ किया जाता था। गाइस, कपलेट 2 लाइन का जोड़ा होता है जिसमें सेम राइमिंग होती है। तो ड्रामा के एक्ट के एंड में राइम कपलेट को बोलकर ड्रामा के एक्ट को ख़त्म किया जाता था। एलिजाबेथन ड्रामा में पन का भी यूज़ किया जाता था। पन यानी कि शब्दों का खेल। जब एक ही बात की 2 मीनिंग्स निकलती हैं, 2 डिफरेंट मीनिंग्स निकलती हैं तो उसे ही पन कहते हैं। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें होती थी, डिवाइसेस होते थे एलिजाबेथन ड्रामा में। वॉयलेंस, इंसल्ट भी होता था एलिजाबेथन ड्रामा में। अब जानते हैं एलिजाबेथन थिएटर्स के बारे में। पहले ड्रामास ओपन प्लेसेस में ग्राउंड में परफॉर्म किए जाते थे। परमानेंट कंस्ट्रक्टेड थिएटर्स पहले अवेलेबल नहीं थे। फिर एलिजाबेथन एज में कई सारे थिएटर्स बने। सबसे पहले बना द रेड लायन थिएटर। द रेड लायन थिएटर एलिजाबेथन एज में 1567 में जॉन ब्रेन ने बनवाया था। ये थिएटर लंदन सिटी के जस्ट बाहर था। ये थिएटर बहुत ही कम टाइम के लिए चला। फिर जॉन ब्रेन ने अपने ब्रदर इन लॉ जेम्स बर्बेज के साथ मिलकर इस थिएटर की जगह एक दूसरा थिएटर बनवाया, जिस थिएटर का नाम था द थिएटर। जेम्स बर्बेज एक्टर और मैनेजर थे। जेम्स बर्बेज और जेम्स ब्रेन ने ग्रीक थिएटर से इंस्पायर होकर ये द थिएटर बनवाया था। इनका द थिएटर बनवाने का यही मोटिव था कि लोग थिएटर को सीरियसली लें, सीरियसली उसमें एक्ट किया जाए और जो इन्वेस्टर्स हों, जो थिएटर में इन्वेस्ट करें, उन्हें भी मज़ा आए, इंटरेस्ट आए थिएटर में इन्वेस्ट करने में। ऐसा थिएटर होना चाहिए। द थिएटर 1576 में जेम्स बर्बेज और जॉन ब्रेन ने मिलकर बनवाया और इस थिएटर को जिसने डिज़ाइन किया था, जिसने इस थिएटर के आर्किटेक्चर को प्लान किया था, वो थे जॉन डो। ये थिएटर शॉर्डिच में बनवाया गया था। दोस्तों, शॉर्डिच जगह का नाम है। ये एलिजाबेथन एज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिएटर है।
क्योंकि शेक्सपियर ने इसी थिएटर में अपना करियर स्टार्ट किया था। शेक्सपियर ने अपना राइटिंग और एक्टिंग करियर इसी थिएटर से स्टार्ट किया था। इसी थिएटर में शेक्सपियर जेम्स बर्बेज के बेटे रिचर्ड बर्बेज से मिले और दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। रिचर्ड बर्बेज एक काफ़ी कमाल के एक्टर थे। शेक्सपियर के ड्रामास में रिचर्ड बर्बेज ने काफ़ी सारे रोल्स प्ले किए। जेम्स बर्बेज ने जिस लैंड पर द थिएटर बनवाया था वो लैंड उन्होंने कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए रेंट पर ली थी। एक एग्रीमेंट इस चीज़ के लिए साइन हुआ था कि इतने टाइम पीरियड के लिए ये लैंड हम रेंट पर ले रहे हैं। और जिस बंदे की ये लैंड थी उस बंदे का नाम था एलन। एलन एक बहुत ही ज़्यादा कट्टर प्यूरिटन था। प्यूरिटन 16th एंड 17th सेंचुरी के प्रोटेस्टेंट ग्रुप के मेंबर को बोला जाता था, जो कि रिलीजन के बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते थे और किसी भी तरह की वर्ल्डली प्लेजर, दुनिया की मोह माया के खिलाफ थे। तो एलन ने पहले तो लैंड दे दी थिएटर बनने के लिए। फिर इस थिएटर में एक प्ले परफॉर्म किया गया जिसका नाम था आइल ऑफ डॉग्स, जिसे बेन जॉनसन और थॉमस नैश ने लिखा था। इस प्ले में कुछ बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था। इस प्ले के परफॉर्म होने की वजह से गवर्नमेंट ने लंदन के सारे थिएटर्स बंद करवा दिए थे और जब थिएटर दोबारा ओपन करने की बात आई तो एलन ने अपनी लैंड देने से मना कर दिया कि भैया हम प्योरिटन हैं, हम तुम्हें एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए ये लैंड बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो यहाँ द थिएटर की कहानी ख़त्म। फिर बनता है न्यूइंगटन बर्ड्स थिएटर, फिर उसके बाद आया द कर्टेन थिएटर, फिर बना द रोज थिएटर, फिर बना द स्वान थिएटर, फिर बना द ब्लैक स्फीयर थिएटर, फिर बनता है एलिजाबेथन एज का मोस्ट फेमस थिएटर द ग्लोब थिएटर। विलियम शेक्सपियर ने कुछ एक्टर्स के साथ मिलकर इंग्लैंड की थेम्स रिवर के साउथ बैंक पर एक थिएटर बनवाया था जिसका नाम था द ग्लोब थिएटर। इस थिएटर का कंस्ट्रक्शन 28 दिसंबर 1598 में स्टार्ट हुआ था और 1599 में ये थिएटर बनकर तैयार हो गया था और पब्लिक के लिए ये थिएटर ओपन हो गया था। ये थिएटर हर सोशल क्लास के लिए ओपन था, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं था कि लोअर क्लास इसमें नहीं जा सकते। इस थिएटर में हर कोई ड्रामा देखने जा सकता था। इस थिएटर में एक फ्लैग पोल लगा हुआ था, उसमें फ्लैग लगाया जाता था ताकि लोगों को पता चल सके कि आज थिएटर में कौन सा प्ले परफॉर्म होने जा रहा है। अब भाई फ्लैग से कैसे पता चलेगा? चलेगा। देखिए गाइस, डिफरेंट कलर्स के झंडे लगाए जाते थे। झंडे का कलर बदलता रहता था जिससे पता चलता था कि आज कौन सा प्ले परफॉर्म किया जा रहा है। वाइट फ्लैग लगाया जाता था तो मतलब कॉमेडी परफॉर्म होगी थिएटर में, ब्लैक फ्लैग लगाया जाता था तो मतलब ट्रेजेडी परफॉर्म की जाएगी और रेड फ्लैग लगाया जाता था तो मतलब हिस्ट्री प्ले परफॉर्म किया जाएगा। तो इस तरह फ्लैग के कलर से लोगों को पता लग जाता था कि कौन सा ड्रामा परफॉर्म किया जाएगा थिएटर में। 29 जून 1603 में शेक्सपियर का प्ले हेनरी VIII परफॉर्म किया जा रहा था ग्लोब थिएटर में। प्ले में एक आग वाला सीन था और उस आग वाले सीन की वजह से पूरे थिएटर में आग लग गई और पूरा थिएटर जल गया। फिर 1614 में इस थिएटर को दोबारा बनवाया गया और 1642 में ये थिएटर परमानेंटली क्लोज हो गया। फिर उसके बाद द फॉर्च्यून थिएटर, द बोर्स हेड थिएटर, द रेड बुल थिएटर और फिर द होप थिएटर आया। तो ये सारे थिएटर्स बने, ये सारे थिएटर्स थे एलिजाबेथन एज के। गाइस अब देखते हैं कि ड्रामा का डिक्लाइन कैसे हुआ, ड्रामा का ट्रेंड कैसे ख़त्म हुआ। गाइस प्यूरिटन्स को इन ड्रामास से, इन थिएटर से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी क्योंकि इनके अकॉर्डिंग, प्यूरिटन्स के अकॉर्डिंग थिएटर के ड्रामास में अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई जाती थी जैसे कि ब्लैक मैजिक, वायलेंस, जिससे लोगों पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ रहा था। और दूसरी चीज़ ये भी कि प्यूरिटन्स दुनिया के प्लेजर्स, दुनिया की चीज़ों, एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ों के खिलाफ थे। एक और चीज़, एलिजाबेथन ड्रामास में फीमेल के रोल को मेल ही प्ले करते थे, लड़के ही मेकअप करके विग लगाकर लड़कियों का रोल प्ले करते थे। तो ये चीज़ भी, इस चीज़ के भी खिलाफ थे प्यूरिटन्स। इन सारी चीज़ों के खिलाफ थे प्यूरिटन्स, इसीलिए प्यूरिटन्स और एक्टर्स में लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने एक्टर्स का बहुत साथ दिया, एक्टर्स को क्वीन एलिजाबेथ ने प्रोटेक्ट किया, तो एक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा पावर्स मिल गई। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद इंग्लैंड के जो किंग बने वो थे जेम्स फर्स्ट, और ये बहुत ही ज़्यादा वीक किंग थे। किंग जेम्स फर्स्ट की अथॉरिटी पर प्यूरिटन्स ने दबाव डाला और फिर ड्रामास का डिक्लाइन हो गया। सो गाइस, ये था एलिजाबेथन ड्रामा। होपफुली वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।